ऑलराइट जी, अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ लिया, इमेजेस एंड मीडिया तक। तो आज हम पढ़ेंगे टेबल्स। आप अपनी वेबसाइट में टेबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल्स के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लें, प्रोजेक्ट फॉर, और इसे ओपन विद कोड। जी, ओपन विद कोड करने के बाद हमारी मेन फाइल कौन सी, index.html। HTML5 और ये आपके पास टेबल्स। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हेडर के बाद मेन, और मेन के बाद फुटर, और फुटर के अंदर पी एलिमेंट, और पी के अंदर एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है जी। सर अगर सिंगल पेज हो तो नैव एलिमेंट का यूज करना लाजमी है? जी, फिर भी यूज़ होगा, फिर भी यूज करेंगे मतलब पेज सिंगल नेविगेशन के लिए। सो नेविगेट तब यूज करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। सिंगल पेज में भी तो ये होता है ना, आपका नैव बार तो बनता ही है, आप उस पर क्लिक करते हो तो नीचे वाले सेक्शन में जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। अब जिस तरह ये अपनी कह लें कि वेबसाइट जो है पोर्टफोलियो, इस पर भी सेम वही चीज़ है। ये किसी दूसरे वेबसाइट पे नेविगेट या दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं होता है, लेकिन हेडर लगा हुआ है। टॉपिक चेंज होता है जिससे जी, सेक्शन चेंज हो जाता है। ढूंढना नहीं पड़ता नीचे चले हाँ जी। लेट्स स्लो। नहीं है सेम, राउटर चेंज है। ये जो सीरत का राउटर ये यहाँ पे नज़दीक लगा हुआ है, वो आईटी वाला अंदर लैब में। अच्छा जी, उससे भी किया। ओके जी, ये देखें, ये सिंगल पेज है। ठीक है, आप अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट में, सर्विसेज पे क्लिक करें तो सर्विसेज में है ये भी नैव, और एंकर टैग ही लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ सेक्शन चेंज करता है। अच्छा, सेक्शन चेंज कैसे करता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ अभी। वो अच्छा हुआ, एंकर टैग में हमारा जब लिंक्स पढ़ रहे थे उस टाइम हमारा मिस हो गया था नैव ए, और इसमें अब आपका href नहीं आएगा। होम ये आपका हैशटैग, उसके बाद अबाउट, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। पोर्टफोलियो क्या होता है? अक्सर ना फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, वो कहता है मुझे अपनी आप पोर्टफोलियो दिखा दो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपने जितना काम किया हुआ है वो आपने वहाँ पर दिखाया होता है कि मैंने इस वेबसाइट पे काम किया हुआ है, इस क्लाइंट के साथ किया हुआ है, इसका मुझे ये रिव्यू मिला था, वगैरह वगैरह। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल कह लें तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाता है, पोर्टफोलियो देखता है, उसका आपका काम पसंद आता है, वो आपको काम दे देता है। मीन्स कि डिस्कशन नहीं करनी पड़ती है, ना आपका टाइम वेस्ट होता है ना उसका होता है, उसको देखने देखना। नहीं, वो तो और चीज़ है ना। गिटर और गिटहब हमने आना है, इस वीक की आपकी वो क्लास होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब पहले हम यहाँ पर क्या करते थे, index.html कहते थे होम के लिए। अब हमने कहना है हैशटैग होम, ठीक हो गया। और अबाउट में हैशटैग अबाउट, कॉन्टैक्ट में हैशटैग कॉन्टैक्ट, और पोर्टफोलियो में हैशटैग पोर्टफोलियो। अब मेन में जाके आपने क्या करना है, डिव, और इसको आप आईडी देंगे होम। ठीक है जी। और यहाँ पर लेट्स सपोज आप पैराग्राफ ले लें, और पैराग्राफ में लोरेम मल्टीप्लाई बाय इसको कहते हैं आप 50, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है,
ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपका लोरम बन रहा था ना डमी डाटा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो हमें 50 टाइम्स ज़्यादा दिखाएगा एक बारी। और ये डमी डाटा से कौन सी? ये VS कोड हमें प्रोवाइड करते हैं। आप सिंपल लोरम लिखते हैं LOREM, तो ये डमी डाटा कहलाता है। अच्छा जी, डिव हो गया एक, उसके बाद डिव वाओ। हमने ऊपर आईडी दी है जी। जी सर। इस सेक्शन को आईडी हम दे देंगे होम, और दोबारा से नेक्स्ट जो आपका सेक्शन बनेगा उसको आप आईडी देंगे अबाउट, ठीक है। और यहाँ पर P और इसमें भी लोरेम ये आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें बेशक, तो ये 20 टाइम्स आपको ज़्यादा दिखा देगा। उस तरह ही अब आपके पास डिव और इसको आईडी कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद आपके पास पोर्टफोलियो, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट जी, कीबोर्ड की की आती है वो ऑन कर सकते ओके जी। पोर्टफोलियो आपका हो गया, सेव करें और अपनी वेबसाइट पे गो लाइव, ये आपका आ गया। चलिए यहाँ पे आपको इस तरह पता नहीं लगना, इसको आप कह दें अबाउट, और ये आपका चलिए सिर्फ अबाउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो देखिए वो उस सेक्शन में आया है। बस आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये होम नज़र आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप अबाउट पर क्लिक करेंगे तो वो अबाउट के सेक्शन में आएगा। उसी तरह कॉन्टैक्ट के सेक्शन पे क्लिक करते तो कॉन्टैक्ट आ जाता, और पोर्टफोलियो पे करते तो पोर्टफोलियो आपको दिखाता। सिर्फ ये आईडी और हैशटैग की गेम, और कुछ भी नहीं। लेकिन अभी देखें ये अचानक से आपको चीज़ नज़र आ रही है, वो स्मूथनेस नहीं है। तो स्मूथनेस जो है या तो आपको जावास्क्रिप्ट करेगा या फिर jQuery करेगा, ठीक है। तो जैसे बैक टू टॉप रहता है वेबसाइट में, वो भी इस बैक टू टॉप भी सेम यही चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। सर जो अब हम करते हैं आईडी का कोई भी नाम रख लिया, क्लास का नाम रख लिया, फिर उसको सेट करते हैं, तो आईडी को हैश से और क्लास को डॉट से जी। क्लियर है ये हमारा हो गया जी। वो उन्होंने CSS का सवाल किया है, तो हम CSS में जब जाएंगे तो करेंगे। सर ये जो सभी हमने करवाया है, इसे यूज़ कहाँ पे करेंगे? ये वही पेज पे हमें वही चीज़ शो करवानी है। ये जिस तरह की ये वेबसाइट होती है, अबाउट पर आप क्लिक करेंगे तो अबाउट में दिखाएगा, सर्विसेज में सर्विसेज, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो ये सर ये तो पहले भी कॉन्टैक्ट। ये पहले भी ऐसे किया कहाँ पर? सर जैसे हम 4 पेज बनाए थे, तो जिसमें जो डाटा हमने पुट किया था वो बाद में उसमें शो हो रहा है। नहीं, जैसे होम पे क्लिक करते तो होम में जो डाटा था वो होम में जाता था, एक दूसरे पेज पे जाता था, अलग पेज पे जाता था ना, ये होम के ऊपर बाकी पेजों का डाटा मौजूद उसी में डाटा मौजूद था ना। ये देखें, हमने तो इस फाइल में किया है, हमने तो कोई और फाइल क्रिएट भी नहीं की। इसमें आप देखें पेज के ऊपर ये सिंगल पेज, आप ये देखें ना, अबाउट पर क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पर ही आया है। आप ऊपर जाएं तो ये आपको वही चीज़ नज़र आ रही है, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जी ये आपका आ गया। और ये लाइन में कैसे आए हैं वो होम अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे लाइन में ऐसे ही है मेरे पास। नैव के अंदर बस एंकर टैग आपका इनलाइन एलिमेंट है। ऐसे यूज की थी, लेकिन लाइन उसकी ऐसे आई है ना मेरे पास सीधे ऐसे। डिव कॉलम लगाया में है होगा, मेरे डिव पास। लगाया आपने होगा डिव तो नहीं लगा लिए? नहीं सर, इन्होंने लास्ट पे लाइन ही लगाई है जो आपने लगाई है। ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन है नहीं ये वाली लाइन नहीं, इस- आपके पास इस तरह ये रो में है, मेरे पास कॉलम में नैव मैंने ज़्यादा यूज आप नैव यूज़ करें, आप हर नैव यूज़ करें, ठीक है। अगर आप इस, क्योंकि नैव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे इस तरह तो ये देखें आपका होम और फिर ये अबाउट। उसी तरह अगर आप अबाउट में भी करेंगे तो वो भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं टेबल्स पे। टेबल्स के लिए आपके पास टेबल एलिमेंट, ठीक होगा जी। टेबल एलिमेंट मेन में जाके लेट्स सपोज आप सबसे पहले H1 यूज़ कर लें, माय टेबल,
या फिर माय स्टूडेंट्स कह दें। आपके पास माय स्टूडेंट्स, इसको अगर सेंटर में लेकर आना हो तो कैसे कर सकते हैं? स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सर सेंटर। ये बड़ा इशू हो रहा है कि ये खुद ही सेमीकोलन लगा देता है, पहले नहीं करता था। नहीं लगाता, पहले भी था, अंदर आना वो अंदर आता था पहले, हाँ अब ये बाहर आ अब रहा बाहर आ है। रहा तो ये VS कोड का बग है, ये किसी अपडेट में ठीक करेंगे अब। सर मैंने लेकिन आपने टेक्स्ट लाइन लिखा ना, मैंने इसके साथ इसी स्टाइल में जो है ना मैंने मार्जिन लिखा, आगे फिर परसेंटेज दी थी, जी तो मैंने लिखा वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसमें ये था कि जब मैंने लिखा ना पहले 10% दे के लिखा, वो फिर कम हो थोड़ा रहा था। हुआ, फिर 20% ज़्यादा जब हो मैं गया। 40% पे गया ना तो वो सारी लाइन ऊपर आई और एक वर्ड नीचे चला गया। अच्छा तो फिर मैंने पता नहीं 2% दिया शायद कि वो उस हिसाब से सेंटर में मेरे पास आंसर। सेंटर में करने के लिए तो आप सिर्फ ये टेक्स्ट लाइन ही यूज़ करेंगे, मार्जिन का और मत काम है। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग का और काम है, वो CSS की चीज़ें हैं ना दरअसल। ओके जी, ये आपका सेंटर में आ गया। अब आपने टेबल यूज़ करना है, तो टेबल खुद से की लिखा सर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में। अच्छा पहले ना ये HTML5 से पहले आपके पास एक सेंटर एलिमेंट आता था, ठीक है। इसके अंदर अगर आप H1 लिखें माय स्टूडेंट्स, सेव करें तो तब भी सेम काम करेगा, लेकिन ये डेप्रिसिएट हो चुका है, मीन्स कि ये एलिमेंट ख़त्म हो चुका है, अब न्यू प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ नहीं करते। जैसे सर आपने वो जो खुद ही यानी क्लोज होते हैं टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स वो बताए थे, वैसे यानी कि अगर हम उनको ना भी क्लोज करते हैं ना तब भी वो चल जाते हैं। जी। वो चल जाते नहीं, ये जो चीज़ है ये और है, मीन्स के सेंटर एलिमेंट ख़त्म हो चुका है, सर इधर अब ये यूज़ नहीं होता है। तो उसमें भी हमें कोई लिमिट तो नहीं है कि हम लाजमी उनको क्लोज करना है? उसको हाँ। सिंपल HTML में नहीं है, लेकिन जब आप रिएक्ट में जाएंगे उस टाइम लाजमी है कि आप क्लोज करेंगे। तो इस वजह से शुरू से ही आदत बना लें, वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सर ये लोग वर्किंग तो कर रहा है सेंटेंस मैनेजमेंट। हो रहा है, करेगा, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट्स में किया नहीं जाता है, ये ख़त्म हो गया ना। ओके जी, माय स्टूडेंट्स आगे। और अच्छा कुछ ब्राउज़र होंगे जिसमें वो सपोर्ट नहीं करता होगा, हम तो क्रोम कर रहे हैं ना, क्रोम कर रहे हैं, मे बी आप सफारी यूज़ कर रहे हो या कोई ऐसा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो जो इतना पॉपुलर भी नहीं है और इसमें आपकी वेबसाइट चल जाए तो आपका लेआउट ख़राब हो जाएगा, लेकिन CSS यूज़ होगी उसमें। अब आपके पास टेबल एलिमेंट और टेबल के अंदर, अच्छा जी, जिस तरह एक्सेल की शीट बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल जो चीज़ है उसको क्या कहा जाता है? क्लोज रो। तो इसमें भी फिर आप टेबल एलिमेंट के अंदर TR, इसका मतलब है टेबल रो, ठीक है। और टेबल रो के अंदर आप क्या बनाते हैं, एक रो में क्या होता है? कॉलम होता है, इसमें कॉलम की जगह टेबल डाटा कहा जाता है, ठीक है, टेबल डाटा। और हेडिंग के लिए आप TH कहते हैं, टेबल हेडिंग, ठीक है। TH, लेट सपोज आप कह दें सीरियल नंबर, एक आपका ये टेबल हेडिंग, एक डाटा बन गया। उसके बाद नेम, रोल नंबर, ठीक है जी, ये आपकी एक रो ये बन गई। अब उसके बाद दोबारा एक और रो बनाएंगे और अब आपके पास TH की जगह TD आएगा और सीरियल नंबर में आपका 1, TD, नेम आपका बिलाल सफदर कह दें, और उसके बाद रोल नंबर, क्या रोल नंबर आपका 616। याद हो गया? ओके जी, 616। सेव करें तो ये देखें आपके पास सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, बिलाल सफदर 616। आप एक और स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो एक और रो बनेगी, ठीक है। और ये आपके पास 2, यहाँ पर आप कह दें मोईद मुस्तफ़ा, आपका रोल नंबर 627। सेव करें तो ये देखें सीरियल नंबर 2 मोईद मुस्तफ़ा 627। इसमें एक चीज़ देखें बस, स्पेस है जी वो उसमें किसमें? बिलाल शब्द में स्पेस है उसका नाम बड़ा है वो तो ये ना, ये नाम बड़ा होगा तो इस वजह से ये यहाँ तक, और ये कंटेन भी यहाँ तक है। इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं, टेबल में बॉर्डर 1 सेव करें तो ये बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है ना,
अब ये आपका बॉर्डर क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी डेप्रिसिएट हो चुका है, ये भी अब यूज़ नहीं किया जाता बहुत है। तंग किया था इसलिए एक दफा ना वो बॉर्डर डबल, यानी कि मैं चाह रहा था सिंगल लगे, उसके लिए हर उसमें आगे हेडिंग में या उसमें रो में आगे ना फिर लगाना पड़ता था। तो उसका एक बहुत सौखा सोल्यूशन है, मैं आपको भी बताता हूँ। वो भी आता नहीं था। बॉर्डर 1, अच्छा ये वैसे आपको दिखाने के लिए है, वरना बॉर्डर जो लगते हैं वो CSS की मदद से लगते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अगर आपने इसमें मज़ीद एक और स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ पर, और रोल नंबर, सीरियल नंबर 3, यहाँ पर मोहम्मद सैम तलाल जी, आपका रोल नंबर सैम 639। ये TD TR TH इनमें कंफ्यूजन हो गया, ये ज़रा दोबारा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सेव करें तो ये देखें, अब आपके नाम की वजह से इनमें भी ज़्यादा स्पेसिंग आ गई है। तो मींस के ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, इसको जितना कंटेंट चाहिए होगा ये उतनी विड्थ लेगा। वैल्यूज की साइड्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप- ये लेफ्ट साइड पे हैं, ये राइट साइड पे या सेंटर में, ये भी हो सकते हैं। इस वैल्यूज़ को आप डिज़ाइन उस हिसाब से करें। आपने पहले सीरियल नंबर लिया, आप इसको सेकंड में लें, नहीं, ये चीज़ इनके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है, ये चीज़ आप कह रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में ये 1 2 3 भी और जी, name मैं आपको भी यही दिखाने लगा। बॉर्डर भी मैंने इस वजह से लगाया, इसकी हेडिंग देखें, नेम तो नहीं लेफ्ट साइड पे है, नेम आपका सेंटर में है, तो इसका मतलब TH जो है वो टेक्स्ट लाइन सेंटर है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये सब जो है ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है, तो आप इसको भी कर सकते हैं TR के अंदर ये TD स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करें तो ये देखें उस रो का जितना भी डाटा है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। उसी तरह आप ये सारों पे कर सकते हैं, ये TR, ठीक है, उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। अभी तो हम ये 1 बाय 1 करके करेंगे, अगर आपने करना है ना। यहाँ पे CSS में क्या होता है, हम एक बार ही टारगेट करते हैं, एक बार ही कोड लिखते हैं, वो पूरी आपकी वेबसाइट में चेंज कर देते हैं। इसको जी। डिलीट कर दीजिए TD और TR। जी, आपका सबसे पहले टेबल एलिमेंट, जी। ठीक है, उसके बाद TR एक रो बनती है, ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रो है, ठीक है। उस रो के अंदर हमने एक TH लिया, ये आपका TH बन गया एक। सबसे पहले लेंगे वो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो लेंगे वो उसके साथ ही आएगा, तो ये आपका TH है। उसके बाद अगेन आपने एक TH लिया, तो ये अच्छा TH से हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लाइन सेंटर और फॉन्ट वेट बोल्ड हो रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। उसके बाद TD से क्या होगा, टेबल डाटा बनेगा आपका, ये TR और उसके अंदर TH वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। देन एक और रो लेंगे आप, और ये आपकी रो ये बनेगी, ये वाली, ठीक है। ये रो बनी है एक, ये रो, उसमें सबसे पहले आपने TD लिया और उसमें आपने लिखा था 1, तो ये आपका 1 आ गया। देन नेक्स्ट TD में नेम आ गया, क्योंकि TH जिस तरह आपने जो फर्स्ट हेडिंग वाली रो है ना, आपने उसमें जिस तरह भी डाटा जिस तरतीब से लिखना है उसी तरतीब से नीचे डाटा आएंगे, ठीक है। मींस कि अगर आप पहले सीरियल नंबर ले रहे हैं तो हर रो में पहला सीरियल नंबर ही आएगा, ठीक है, और सेकंड आपका नेम आएगा और थर्ड आपका रोल नंबर आएगा। तो फिर ये चीज़ अगर आप नीचे जाके कहीं पे भी चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको पहले ले आते हैं और 3 को बाद में ले जाते हैं, सेव करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर 639 और रोल नंबर आपका ये 3 बनेगा, ये चीज़। उसी तरह नेम को अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो अब लास्ट में आपका नेम आएगा इस तरह। मीन्स के हेडिंग आप जिस तरतीब से दे रहे हैं उसी तरतीब से आप टेबल डाटा को भी रखेंगे। सर अगर हमने 1 2 3 को बोर्ड वगैरह करना हो तो इस तरह कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको TH करें, ठीक है, तो ये भी टेबल हेडिंग बन जाएगी, ठीक है, सेंटर में भी आ जाएगा। अगर आप वही सिर्फ ये रखना चाहते हैं तो आप फिर इसको स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, सिर्फ वो टेबल डाटा आएगा, पूरी रो नहीं इसमें आएगी। मैं बोल्ड करने की कारण इसमें ऊपर तो बोल्ड- आप सिर्फ फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें,
स्टाइल की मदद से। अच्छा, वो बोल्ड का तो आपको वैसे भी पता है ना, आपके पास बी एलिमेंट सेव करें तो वो बोल्ड हो जाएगा। सर एक टीआर में टेबल टीडी जितना मर्जी हम लिख लें। हेडिंग पे डिपेंड करता है ना, आपने डाटा उसमें क्या लिखना है। हेडिंग आपकी फॉर एग्जांपल 3 है, सीरियल नंबर है, नेम है और रोल नंबर है, तो नीचे जाहिर सी बात डाटा भी तो वही आना है। आपने हेडिंग 3 हो तो नीचे रोज ज़्यादा बना सकते हैं यानी कि उसमें कर तो सकते हैं, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेपरेट हो जाएगा। लेट सपोज आपके पास मोहित मुस्तफ़ा एक और मोहित मुस्तफ़ा कर दें तो ये इस तरह बनेगा। तो ये आपको खुद भी नहीं समझ लगनी क्या हो रहा है ना। आपने क्लाइंट को दिखाना, उसने कहना कि भाई ये तो बग है, इसको ठीक करो। जी क्लियर है। उसके बाद आपके पास सर इसका बॉर्डर एक करके दिखाते हैं सिंगल लाइन। जी स्टाइल करेंगे आप यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट और इसमें जाके टेबल बॉर्डर कोलैप्स सेव करें तो ये सिंगल हो जाएगा। सर ये जो सा सर ये तो ये भी होता है ना कि सारे टेबल्स में ही सिंगल हो जाएगा। जी तो अगर हमने अलग अलग करने हो, एक टेबल में सिंगल चाहिए, एक में डबल चाहिए, आप उसको आईडी देंगे, आईडी देंगे। आईडी देके टारगेट कर लें। सर थोड़ी स्पेस होना चाहिए वो बोले जी ये इसमें इसमें से सारे मोहम्मद साइम जी। का जो है वो अच्छा, ये- बिल्कुल लाइन के साथ है सर। ये- ऐसा नहीं हो जी, सकता जी। कि सबके दरमियान में स्पेस आ जाए। सब होगा, ये सारी चीज़ें ना आपकी CSS से पॉसिबल होगी। अगर हम CSS अभी करने लगे ना तो आपकी HTML रह जाएगी। नहीं, दरअसल कुछ यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, कुछ वैसे प्रैक्टिस करते रहे हैं, कुछ को CSS तक वैसे ही आती है, तो इस वजह से वो एडवांस लेवल के सवाल कर लेते हैं। हमने सारों को लेके चलना है, सबसे पहले आपको लेके चलना है हमने। लेकिन हमारे सवाल इससे रिलेटेड होते हैं। नहीं, अच्छी बात है, होने चाहिए वो। दरअसल नेक्स्ट लेवल पे जाके ना CSS में आप लोगों को आसानी हो जाएगी, दूसरों के भी माइंड में। आप क्या करें, किसी ने भी तक HTML नहीं किया। मैंने वही कहा ना, मैं तो उनको भी लेके चलना है। जी तो ये आपका सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर। सर ये टेबल के अंदर भी तो दे सकते हैं बॉर्डर कोलैप्स अगर दें। यहाँ पर वो कर सकते हैं, स्टाइल कर दें बॉर्डर कोलैप्स, ऐसे ही होगा। कोलैप्स तो ये हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म कर दें। सर वो जो आप आईडी दे के टारगेट करने वाला कह रहे थे वो भी वो CSS में कर लेंगे। अभी तो हमने कौन सा स्टाइलिंग करनी है, ये तो अब इस चीज़ को भी छोड़ दें, CSS शुरू कर दें। आप लोगों ने लगता है कोर्स नहीं करना पूरा। क्योंकि मेन जो चैप्टर्स है ना वो इसके नेक्स्ट चैप्टर है मेन आपका। स्ट्रक्चर तो आपका बन जाए ना, वो फॉर्म्स का आपका मेन है, फॉर्म्स के साथ कैसे खेलते हैं। अच्छा जी ये आपका हो गया। उसके बाद सैंपल जी ये चीज़ आपकी। जी आ रहा है नज़र। सर इसमें आपके पास देखिए नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, इसको ही डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर आपके पास, फुल नेम, देन पोजीशन, सैलरी, और आपके पास टाइप। सेव करें और यहाँ पर आपका नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, टाइप।
नंबर आपके पास कहाँ तक हैं? 4 तक। नहीं, इससे वो टेबल वो नहीं लगा, ये बॉर्डर नहीं लगा ये वाले में। इसको नहीं लगा? इससे अभी कुछ लिखा नहीं इसलिए नहीं अभी लगा। कुछ लिखा नहीं ना आपने, वो आएगा। अच्छा जी, आपकी सैलरी और अब टाइप, इसमें 5 हैं लेकिन हम लिखेंगे 4। मैं आपको वही बताता हूँ ना नीचे जाके। अभी हेडिंग आपकी है ना 1 2 3 4 5, हेडिंग तुमने 5 कर दी है। अब टीडी आपका 1 2 3 4, ठीक है। टीडी आपका 1 2 3 एंड ये आपका फ़िलहाल 4 आ गया। यहाँ पर आप कह दें अहमद कह दें, और ये आपका 4, ठीक है। बिलाल सफदर, मोहिंद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सैम तलाल और अहमद। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक और रो बनेगी, और इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है? टोटल एक्सपेंस। तो आपने यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है और सैलरी 4600, 4600, ठीक है। इसमें आपके पास 2 ही हैं, एक है और ये 2। सेव सैलरी वाले से नहीं लिखा। वो नहीं लिखा हुआ ना इसने, सैलरी वाले में ही आएगा, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी देखें तो आपका ये बन रहा है, टोटल एक्सपेंस इसमें आ रहा है, और फुल नेम के नीचे क्योंकि टीडी है ना, हमने उसे स्पेस में रखा है, लेकिन हमें चाहिए कि नंबर, फुल नेम और पोजीशन में टोटल एक्सपेंस है, और सैलरी के नीचे सैलरी है आपका। पहले हम सैलरी का भी ले जाते हैं। सैलरी आपकी 100, ओके जी। टोटल एक्सपेंस 4600, सैलरी हमारी होगी। नहीं है। और हमारे पास टाइप है, और सर अगर हमने इस टेबल को भी दरमियान में लाना हो, जी वो आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। कंपनी फाउंडर, आपके पास एक और रो है टाइप, और टाइप में आपके पास टीडी कंपनी फाउंडर, ठीक है जी। और ये आपके पास इस तरह आ गया। अब 4600 को सैलरी के नीचे, टोटल एक्सपेंस, नंबर, फुल नेम और पोजीशन के नीचे। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस कितने कॉलम्स के नीचे है? 3 के, नंबर, फुल नेम और पोजीशन के नीचे। तो हमने क्या करना है, टोटल एक्सपेंस टीडी में जाके एक एट्रीब्यूट पास करेंगे, कॉल स्पैन, कॉलम को स्पैन कर दो। कितने में करो? 3 में करो। सेव करें तो यहाँ पे देखें आपके पास टोटल एक्सपेंस 4600 आ गया। इसमें बस वो टेक्स्ट लाइन सेंटर है, और सारों का ही सेंटर है ऑलमोस्ट, ठीक है। या फिर बल्कि नहीं, ये नहीं है, बाकी वो है। चलो उसको सेंटर में ले आते हैं। तो सारा टेबल ही सेंटर में है। वो मैं आपको बताता हूँ जो आप चाह रहे हैं। टेक्स्ट लाइन मतलब टेबल का सारा डाटा सेंटर में है। इसमें नहीं, ये लेफ्ट पे है, बिल के ये टेक्स्ट ये वाला और ये वाला लेफ्ट पे है, ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में है। अच्छा जी, खैर आपके पास ये हो गया, और ये आपके 4 तक है, 5वें में नहीं है, ऐसे ही है। तो ये आपके पास 1 रो, 2 रो, 3 और ये 4 रो। तो इसको हमने कॉलम स्पैन कैसे किया, तो अब इसको हम करेंगे रो स्पैन। कंपनी फाउंडर रो स्पैन कितने में? 4। सेव करें तो ये देखें, ये आपकी वही चीज़ बन गई, ठीक है जी। ये स्पेस खाली है और ये चीज़ें आपकी। सर इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी डाल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है वो आ गया जी, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन मीन्स कि ये प्लस होके दिखाएं, जी। प्लस वो फिर जावास्क्रिप्ट, कोई कम करें वो उसी हिसाब वो जावास्क्रिप्ट है जी। क्लियर है इतना? जी सर। कोई सवाल हो किसी का?
सर ये कंपनी फाउंडर वाला गेम बताइएगा। आपका ये तो कॉलम है ना, एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीन कॉलम, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस जो पहला जो कॉलम था हमने उसको 3 में मल्टीप्लाई कर, मतलब 3 में फैला दिया, तो कॉल स्पैन। इसको हमने 4 रो में फैलाना था, तो ये आपने रो स्पैन कर दिया, ठीक है। इस तरह लेफ्ट हॉरिजॉन्टल कॉलम कॉल स्पैन, वर्टिकली आपका रो स्पैन। अगर आप 5 करते तो ये यहाँ तक आता। अगर आप इसको 5 करें, सेव करें, तो ये देखें ये फुल 100%। 5 उसको नंबर तो नहीं दिया होगा, किसको? उसने खुद ही रीड किया 5 हमने दिया है, हमने कोड में लिखा है ना। लेकिन उसको कैसे पता वो हमने- जैसे मतलब 4 तक दिया, मैं रो थोड़ी रो में तो लिखा ही नहीं। ये देखें रो हम बना रहे हैं ना, 1 रो, 2 रो, 3, 4 और ये 5 रो। अच्छा अच्छा, यहाँ से उसने रीड टी आ रहा है ना, सर अगर जना 5 या 6 कर दो तो नीचे आ जाएगा। वो नीचे आ जाएगा। 5 की जगह अगर आप 6 करें, नहीं वो रो नहीं है एक ना, रो नहीं है, तो वो फिर मैक्सिमम 5 आपका रहेगा। जी क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? अच्छा, जब हम बड़े टेबल्स बनाते हैं, लेट्स सपोज एक्सेल की शीट वगैरह, कोई मंथली इनकम वगैरह का बनाना हो, तो वो काफ़ी बड़ा एक बन जाता है। लाइक HTML, जो आपने टेबल लगाया है, शायद बॉर्डर्स लगाया है, ये HTML का ही सही है। ये CSS का है ये अभी जस्ट बताया आपने, जी। अंदर वाले डाटे का हमने करना है। अभी सिर्फ अंडर वर्ड डाटा, इसमें स्पेसिंग वगैरह, बाकी मज़ीद स्टाइलिंग वगैरह सारी CSS की मदद से होती है। जिस तरह ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल है, ये वाला टेबल है, या फिर ये टेबल है आपके, ये स्टाइलिंग जो है ये उसकी मदद से, CSS की मदद से। और मंथली इनकम शीट, ओके जी। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपकी अभी काफ़ी बड़ी शीट है, और एट द एंड जाके वही आपकी लेट्स सपोज इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी हुई है और यहाँ पर अमाउंट शो रहती है। जब आपके पास बड़े टेबल्स हों तो फिर हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर ही, लेट्स सपोज मैं एक और बनाता हूँ, टेबल एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर टी हेड, टेबल हेड, इसके अंदर आप ये सारा काम यहाँ पर लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मज़ीद ऐड करना है, ठीक है। और टेबल हेड के बाद टी बॉडी, ठीक है, टेबल का बॉडी, और फुटर के लिए आपके पास टी फुट है। बस ये डिफरेंस है। सर फुटर में क्या शो? फुटर में वही चीज़, टोटल हो गए आएंगे। जितनी कॉलम बने हों, उतने सारे कॉलम, उतनी रो बनानी पड़ेंगी इस तरह कॉपी करके। जी। ये तो भी सिंपल HTML में है ना, ये आप हार्ड कोड कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो फिर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की मदद से बनती है। आप सिर्फ ऊपर डाटा लेते हैं, नीचे आपने कोड एक बार लिखना होता है, मीन्स के एक बार बस रो लेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई कर देगा और सारा डाटा दिखाएगा। उसका डाटा जो वो डाटा फॉर वो तो एग्जाम्पल अलग-अलग ही लिखना पड़ेगा। वो अलग अलग लिखेंगे हम ना, वो ऊपर टॉप पे कहीं लिख देंगे कि नेम क्या है, सैलरी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार लिखेंगे, वो नीचे रेंडर कर देगा। सर फुटर में सारा प्लस हो के आएगा नीचे? जी, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से। नहीं मतलब कि वो खुद ही नहीं करेगा फुटर? खुद नहीं करेगा, HTML खुद नहीं करेगा। ये सिमेंटिक टैग हमने जो से लगाए हैं, टी हेड, टी बॉडी का, इसका क्या फ़ायदा होगा? आप खुद ही कह रहे हैं सिमेंटिक, सिंपल भी तो हो सकता है, जैसे आपने अभी किया पहले। बात वही ना, आप खुद कह रहे हैं कि सिमेंटिक, कि उसका मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। बड़े जो है ना, फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है ना, जिस तरह ये आपका टी हेड है, ठीक है, अकाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, आपने कलर एक बार चेंज करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ टी हेड को टारगेट करेंगे और कलर चेंज हो जाएगा। फिर टी फुट को करेंगे, टी फुट का कलर चेंज हो जाएगा। सर टी फुट हमारी लास्ट रो होगी। लास्ट रो, जिसमें आपका फॉर एग्जाम्पल टोटल एक्सपेंसेस नहीं इसमें आ रहे, ये चीज़, ये आपकी टी फुट है और ये आपका टी हेड है, और बाकी ये आपका टेबल टी बॉडी है, ठीक है जी। क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? तो ये आपका सर टी बॉडी में हम TH वाला एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं।
टी बॉडी के अंदर टी एच कर सकते हैं, लेकिन टी बॉडी के अंदर टी हेड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और लट जी आप आ जाते हैं आपके पास फॉर्म्स डॉट HTML। इंडेक्स डॉट HTML से हमने अगर फॉर्म में जाना है फॉर्म्स, तो फिर हम क्या करेंगे अब, ये forms dot html डाल दें। कहाँ पे? href के आगे href ये वाला ऊपर ऊपर भी यहाँ पे form यहाँ पे जी क्या लिखेंगे, hashtag हैशटैग ख़त्म करना है। अब काम करेगा, चलिए जी। तो आपका फॉर्म्स डॉट HTML इस तरह आएगा, तो ये काम करेगा। फॉर्म्स डॉट HTML ये आपका फॉर्म्स डॉट HTML आ गया, ठीक है। अभी सिर्फ फाइल बनाई है और कुछ भी नहीं किया, तो इस वजह से। अच्छा, लाइव रीलोड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बॉडी और हेड टैग। तो आपकी इस फाइल में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो ये लाइव रीलोड काम नहीं करेगा अभी। जब आप HTML का स्ट्रक्चर पूरा करेंगे तो अब ये काम करेगा। डॉक्यूमेंट फॉर्म्स बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, हेडर, और उसके बाद नेम के बाद फुटर आ गया आपका। फुटर के अंदर P और उसके अंदर एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है नहीं। सर ये लिखना ज़रूरी होता है? बेसिकली ऑल राइट्स रिजर्व का मतलब होता है कि ये जो वेबसाइट है इसकी सारी रिजर्व आपके पास है, आप इसके ओनर हैं, अच्छा, ठीक हो गया। वरना होता है क्या है कि आपकी वेबसाइट कॉपी हो जाती है पूरी की पूरी। नहीं तो इस तरह कॉपी नहीं हो सकती? इस तरह कॉपी तो हो जाएगी, हाँ जी। लेकिन आप उस पर केस कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि अब ये तो फर्ज करें अब हम लिख रहे हैं, अंदाज़न ही कभी नज़र आ जाए, या कोई नेम भी लिख ऐसे सकते तो हैं। कोई और भी लिख सकता है तो ना? सेंड जैसे कॉपी यूट्यूब में करके ये है ना कि अगर आप किसी का कोई वीडियो वगैरह लगाते हैं, कोई डाउनलोड करके वो तो तो AI सामने तो वो तो AI लगी हुई ना। फर्ज करें वो नहीं मैंने रीड करता। लगाया था, अब वो जो दूसरा आदमी जिसने मेरी कॉपी की है वो ये भी कह सकता है भाई मैंने भी लगाया? नहीं कर सकता। कैसे? इसकी सोर्स जो है ना, सोर्स इसका पूरा वो आपके पास होगा। ये जो आपके पास कोड है ना, ये सोर्स फोल्डर है, ये ओरिजिनल कोड है। वो जब कॉपी करेगा ना, उसको एज इट इज़ सेम चीज़ नहीं मिलेगी, इसकी वजह से इसकी वजह से। एक और चीज़ कॉपी को होती यूज़ करके है, बेसिकली होता क्या है, आप एक कंपनी है, आप अपने टेम्पलेट्स बेच रहे हैं, आप बना लेते हैं। एक फ्री में होता है और एक होता है पेड। पेड में क्या होता है कि रिजर्व उसको दे दी जाती है, मीन्स के ऑथोराइज वो बन जाता है। अगर वो फ्री में यूज़ कर रहा है तो फ्री में आप है बस, इसकी बैक पे भी कोई फंक्शनैलिटी है कि वो कर सकते हैं, लाइन है? कर सकते हैं। लेकिन डेवलपर जो है ना वो फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। कॉपी करनी कुछ हाँ, कर रहे हैं। नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, इसमें भी एक चीज़। अगर हमें किसी की वेबसाइट अच्छी लग रही है, उसका कोड चाहिए हो गया, रिएक्ट का नहीं मिलता, जाने मिलते हैं। सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का मिल जाएगा, रिएक्ट का नहीं मिलेगा आपको। रिएक्ट में सिक्योरिटी है। सर मगर कुछ वेबसाइट क्या रहता है, इंस्पेक्ट जैसे करें तो वही देखिए ना, वो सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब रिएक्ट में ना कोड आप लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है HTML CSS में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हाँ, वो करेगा। उसकी लैंग्वेज भी एक JSX होती है, ठीक है, वो चीज़ है। तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है, वो ओरिजिनल कोड आपका वो है। जब कंपाइल होके बनता है ना, वो जेन्युइन कोड नहीं होता है। तो किसी ने कॉपी करना है तो उसको वो वाला कोड मिलेगा, ना कि आपका ओरिजिनल कोड मिलेगा। सर ये मैं राइटिंग देता है कॉपी किसने कर दी है? नहीं, index.html होम फॉर्म्स, ठीक है। इसको अब रिफ्रेश करें तो अब ये काम करेगा। आप होम पे चले जाएं, आप फॉर्म्स पे आ जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास मेन में H1 माई फॉर्म, या फिर कह दें एम्प्लॉय फॉर्म एम्प्लॉय डाटा H1, ठीक हो गया जी। सेव करें, आपका ये एम्प्लॉय डाटा H1 स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, हमारा एक रह गया, आपका नाम अली है ना, अली हसन है जी। इनका सवाल था कि इसको सेंटर में कैसे लाया जाए पूरे टेबल को, जिस तरह हम इसको लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है, टेबल का पूरा कोड
इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। ख़त्म नहीं करना, इससे पहले आप एक डिव एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और उस डिव के अंदर आप पूरा कोड ले आएंगे, ठीक हो स्टाइल गया। पास कर दें। उसको आप स्टाइल पास कर दें, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। मतलब सर टेबल को नहीं हम स्टाइल पास कर सकते डायरेक्ट। वो अगर आप टेबल को करेंगे उसके अंदर के कंटेंट को होगा, पूरा टेबल ही होगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव करें तो डिव और टेबल, अच्छा इससे नहीं होगा तो आपका ये मार्जिन तो ये फ्लैक्स फॉर्म से होगा शायद। नहीं, इससे भी हो जाना आपका डिव, बेसिकली वो टेबल आपका वो पूरा ले रहा है और ये आपका टेबल, अच्छा इसमें 2 टेबल हैं, आपका ये टेबल आ गया, इससे मेन डिव, ये टेबल आपका, अच्छा आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को स्टाइल पास करें मार्जिन ऑटो, तो इस तरह हो जाएगा फिर, ठीक है। हमने क्या किया, टेबल को टारगेट किया, स्टाइल मार्जिन ऑटो करते हैं उसको, तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन ऑटो से भी सेंटर नहीं आता। जी, सेंटर में से ब्लॉक लेवल एलिमेंट सेंटर में आ जाते हैं ऑटोमेटिक। टेक्स्ट अलाइन जो है ना बेसिकली वो है टेक्स्ट के लिए, लेकिन हम डिव में यूज़ कर लेते हैं कि उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में है, लेकिन टेबल नहीं आ रहा तो टेबल फिर आप इस तरह कर लेंगे। जी, अब आ जाएं फॉर्म्स पे। ये आपका फॉर्म्स, अक्सर आपने देखा होगा, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए और HTML फॉर्म, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML, सर वेबसाइट पे उर्दू भी लिखी जा सकती है। जी कर सकते हैं। HTML में है। जी HTML में ही है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद कि इसमें ना आपके फॉर्म मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपका नेम, डिस्क्रिप्शन, ये इस तरह यस नो अक्सर पूछा जाता है, या जेंडर पूछा जाता है, मेल फीमेल, इसे रेडियो बटन्स कहा जाता है। उसके बाद इसको चेक बॉक्स कहा जाता है कि आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। यह आ गया। उसके बाद आपके पास ड्रॉप डाउन एक आ जाता है कि आपके पास सेलेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो फॉर्म है, जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था अपना एडमिशन फॉर्म, उसमें भी यही सारे फॉर्म यूज़ हुए हैं, बस उसकी स्टाइलिंग की गई है। तो फॉर्म कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपने फॉर्म एलिमेंट लिखना है, ठीक है। इसमें एक्शन और मेथड दो चीज़ें आती हैं। मेथड एक गेट है और एक पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है, जब आप यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड ऐड करते हैं, फिर आप मेथड पोस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका डाटा सिक्योर रहता है, क्योंकि आपका ये ईमेल और पासवर्ड जो है सर्वर को जाएगा, ठीक है। सर्वर में फिर प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पे यूज़र साइन इन होता है, फिर वो डाटा रिटर्न करता है कि हाँ जी ये यूज़र हमारे पास है और इसको लॉगिन कर दिया गया, ठीक है। तो फिर मेथड पोस्ट है। अदरवाइज़ क्या होता है, मेथड आपके पास गेट होता है। गेट में क्या होता है, डाटा आपका सिक्योर नहीं रहता है पब्लिकली, या फिर हैकर जो है इसको ईजीली आपका डाटा गेट कर सकता है। लेट्स सपोज कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई पेमेंट करने लगे अपना कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी जो डाटा है, अब आपके कार्ड से पेमेंट किस तरह हो सकती है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, उसका एक CVV कोड होता है,
वो होगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब ये है कि सिक्योरिटी थोड़ी मज़ीद कर दी गई है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड आ गया। पहले क्या होता था, सिर्फ ये जिसके पास डाटा चला जाए वो ट्रांजैक्शन कर सकता था। तो अगर आप गेट मेथड यूज़ कर लें तो पब्लिक को इजीली डाटा आपको मिल जाएगा। सही है। हम जो आउटपुट ही होता है ना बाई, जो हमने फॉर्म फिल करना है अगर जी। उसमें हमें अपना डाटा देने से कैसे पता चलेगा कि ये आगे सेव है कि नहीं सेव, किसी भी वेबसाइट या किसी भी जगह पर ऑनलाइन पता चल सकता है इसका? कौन सा डाटा? जैसे हमने अगर यहाँ पे तो ये तो हम देखते हैं ना इनपुट में, आउटपुट में जहाँ पे सपोज हम एक फॉर्म फिल करते हैं उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़ें लिखते हैं, वहाँ पे उस जगह पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट सेव है कि नहीं, यहाँ पे हमारा डाटा सेव Secure है कि आपने नहीं? बताया सर HTTP सिक्योर है कि नहीं है? और HTTPS आपके ना यहाँ पर फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर ही पता लग जाता है। ये देखें, जिस तरह ये जो वेबसाइट है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कनेक्शन इज़ सिक्योर। ठीक है, अक्सर वेबसाइटें जो सिक्योर नहीं होती हैं तो यहाँ पर एक वैसे ही रेड आइकन बन जाता है। ठीक है, जैसे डेंजर हम कलर। जो बना रहे हैं वो उस पर ऐसे ही यहाँ बना हुआ है, वो आप दिखाता है। ये आपका टेबल्स, ये जो है जी, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। ठीक है, तो इस पर अब आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ ही नहीं करेगा। आप लोग पेमेंट मेथड वगैरह अगर यूज़ करने लगते हैं या फिर बैंक का कोई यूज़ कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट में वो लग ही नहीं सकता अगर आपका ये सिक्योर नहीं है तो। सर जब हम पोस्ट यूज़ करते हैं तो सिक्योरिटी किस हिसाब से लेती है? यहाँ पर अगर हम गूगल में जाए ना तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया, जी। ठीक है, HTML सर्वे फॉर्म लिखा मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे URL बार में देखें, नज़र आ रहा है हाँ जी। HTML सर्वे फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने गेट मेथड यूज़ किया हुआ है। ठीक। गेट मेथड से क्या होता है, यूज़र सर्वर से कोई चीज़ गेट करता है। ठीक है, मीन्स कि हमने कुछ लिखा, हमें सर्वर से कुछ ना कुछ मिल गया है ना, वापस रिटर्न आए। ठीक है, तो ये गेट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या था, हम सिर्फ चीज़ को भेज देते हैं, वापस रिटर्न नहीं होता। हम वापस रिटर्न नहीं लेते हैं। ठीक है, सर हमारी वेबसाइट पे कोई आगे पहले साइन इन हो, फिर अगर सपोज हम सेलिंग बनाते हैं, ठीक है, कोई साइन इन करके फिर करे, उसका फ़ायदा है? ऐसे ही होता है। साइन इन से पहले नहीं, साइन इन करने से पहले ऑर्डर भी हो सकता है? नहीं, लेते नहीं है, हो तो सकता है, वो तो आपकी अपनी मर्जी ना कि आप साइन इन के बगैर ही यूज़र्स को कहें कि ऑर्डर कर दो। अब साइन इन का क्या होता है, जब यूज़र ने साइन इन करना है ना, इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट है। सही। ठीक है, उसने अपनी ईमेल दी है, पासवर्ड दिया, कंप्लीट डिटेल्स दी हैं, तो फिर वो आपको ऑर्डर करेगा। विदाउट साइन इन अगर आप रख देना, आपको ऐसे ही फेक ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। किसी ने कुछ करना भी नहीं है, उसने बस कहना है कि चलो फॉर्म चेक करते हैं इनका बना कि नहीं, ठीक, उसने ऐसे ही फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, ये चीज़। सर अब हम फॉर्म बनाने लगे हैं तो वेबसाइट पे अप्लाई भी करेंगे, तो जो कोई ये फॉर्म को फिल करेगा वो डाटा हमारे पास शो होगा? अभी नहीं होगा, वो तो डाटा बेस में आएगा ना आपका, जी। तो वो बेसिकली जब हम रिएक्ट में पहुंचेंगे तो हम उसके साथ करेंगे वो चीज़। आपकी रिएक्ट में यही चीज़ HTML यही फॉर्म यूज़ होगा, स्टाइलिंग जो हम करेंगे वही CSS यूज़ होगी, और जो जावास्क्रिप्ट करेंगे वही जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। तो जैसे हम किन जगह पर लॉगिन या साइन इन करते हैं, अपना ईमेल और आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड देते हैं, तो अपने ईमेल हमारे से यूज नहीं कर सकते इसका पासवर्ड। जो वेबसाइट जो है ना, जो वैलिड वेबसाइट्स हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट हैं, वो आपका पासवर्ड नहीं स्टोर करती हैं। अगर वो कर भी लें, मीन्स कि आप उनके ही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वो कर भी लें तो उन्हें क्या फ़ायदा? ठीक है, या आपका सारा डाटा वैसे भी तो उनके पास जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, सीरत की वेबसाइट में क्या है, तो हमारे पास सारा डाटा मौजूद है तो हम आपको वापस डाटा दे रहे हैं ना। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि, या फिर आप फीस वगैरह दे रहे हैं, उसका डाटा भी है, आपने कब फीस जमा करवाई है वो पता है, डाटा उसका स्टोर हो रहा है। तो पासवर्ड स्टोर कर लें तो तब भी उन्हें नहीं फ़ायदा, ना करें तो तब फ़ायदा उनका। ना करने का ये फ़ायदा कि उनका जो डाटा जो फॉर एग्जांपल उन्होंने भी परचेज़ किया है ना, या हमने परचेज़ किया है, हमारी क्वांटिटी नहीं इंक्रीज़ होती है, ठीक है, वरना हम स्टोर कर भी लें, हम कितना डाटा स्टोर करेंगे, लिमिट होती है, ओवर लिमिट हो जाए तो आप ज़्यादा पे करेंगे फिर। तो जैसे हम बैंक अकाउंट मतलब कि करते हैं कि या जैसे के ऐप ओपन है, पासवर्ड लगाए या पिन लगाए तो फिर ओपन होती है, तो उस तरह से वो पिन भी तो उनके पास होगी। वो वाली पिन नहीं, वो सब नहीं होते, वो सब नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जैस कैश या कह लें या बैंक कह लें,
वो खुद कोड प्रोवाइड करते हैं। वो कोड प्रोवाइड करेंगे, तरीका भी बताएंगे, वो आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, तो वेबसाइट वाले नहीं लिखते हैं। ओके जी, ये आपका एक फॉर्म के लिए हमने देख लिया फॉर्म। और एक्शन में क्या होता है कि हमने किस सर्वर से कम्युनिकेट करवाना है, ठीक है। लेट्स सपोज https://seerat.com/ में यूज़र का डाटा है, लॉगिन का डाटा है, तो आप यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्म पे क्लिक किया जाएगा तो इस यूआरएल पे डाटा जाएगा, वहाँ पे जाके हमने कुछ बैकएंड का भी कोड लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे कि यूज़र नेम हमें ईमेल और पासवर्ड दे रहा है, उस ईमेल और पासवर्ड को हम चेक करेंगे सर्वर पे ही। अगर वो ठीक होगा तो हम उसको लॉगिन करवा देंगे, अदरवाइज हम उसको एरर दे देंगे कि आपका यूज़र नेम या पासवर्ड ठीक नहीं है। सर मेथड हमने हर बार गेट ही सिलेक्ट करना है। हमने ना कुछ भी नहीं करना, यहाँ से चीज़ को ख़त्म कर दें, ये बस आपको बताना था, ठीक है। क्योंकि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट ने सिंपल वेबसाइट बनाई ना, बेसिकली एक्शन और मेथड जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज अगर यूज़ कर रहे हैं और अगर आप PHP पे काम कर रहे हैं तब यूज़ होता है। PHP के साथ भी तो HTML ही यूज़ हो रही है, जावास्क्रिप्ट के साथ भी HTML। जब हम रिएक्ट में आते हैं ना, तो ना हम एक्शन करते हैं ना ही पोस्ट मेथड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हमने तो आपको रिएक्ट के लिए तैयार करना है, ये बस आपको बताना था। समटाइम्स आपको भी कोई पंगा ले रहे हो या खुद से कोई काम कर रहे हो, कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करने लग गए हो, तो उसमें फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको। अच्छा जी, फॉर्म, उसके बाद आपके पास एक एलिमेंट आ जाता है इनपुट, ठीक है। इनपुट एलिमेंट और उसमें टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। नज़र आ रहा है क्लियर? ये पीछे से रात को जी बिलाल भाई हैं, नज़र आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? ओके जी। सर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जी ये सेल्फ क्लोजिंग है, ये बेसिकली ना इसे का एम्प्टी एलिमेंट है ये, ठीक है। इसके दरमियान अब कोई डाटा नहीं ऐड करते हैं। इनपुट फील्ड है ना, जिस तरह इमेज में है, जिसमें हम सिर्फ इमेज दिखा रहे हैं, कोई डाटा तो नहीं दिखा रहे हैं, उसी तरह ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पर आएँ अपनी वेबसाइट में, फॉर्म्स में जाएं, तो ये देखें आपके पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें बिलाल तनवीर, ठीक है। आपने कुछ भी लिख दिया और फिर इसके बाद आपके पास एक बटन आ जाता है, बटन, और यहाँ पे कह दें लेट्स सपोज लॉगिन कह दें, सेव करें, तो ये आपके पास नेम या फिर abc@gmail.com लॉगिन करेंगे तो ये डाटा सर्वर के पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने किया है, या फिर कहते हैं इसको सबमिट कह दें फ़िलहाल, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा, सर्वे फार्म इसमें तो नहीं है, सीरत की वेबसाइट में है, तो यहाँ पर इस फील्ड के अंदर ही लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पे लिखो, और इस पर आप कुछ भी लिखें तो वो रिमूव हो जाता है। जैसे ये दोबारा ब्लैंक हो तो आपको ये नज़र आ जाता है कि इस पर लिखना क्या है। सर जी। कहीं पे वो बना में एरो बना होता है, ऑप्शन दिया था ये ये ड्रॉप डाउन देना, मतलब इसमें ऑप्शन पहले से उन्होंने दिए थे, लिखने की जरूरत नहीं जिस पड़ती, तरह ये फॉर्म में भी है सर। कई फॉर्म में होते हैं। जिस तरह जैसे ये देखें, ये select- ये पाकिस्तान सिलेक्ट वगैरह हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये चीज़, जी यही चीज़ आपकी आनी है ना, ये इस फॉर्म में, ये देखें ये लास्ट में ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपने बताना है कि लिखना क्या है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, लिख तो रहा है यूज़र, लिखना क्या है ये भी तो हमने बताना है। तो आप किस तरह बताते हैं, प्लेस होल्डर, आपके पास एक एट्रीब्यूट है, टाइप टेक्स्ट होगी उसकी इनपुट की, और उसके अंदर लेट्स सपोज फर्स्ट नेम लिखो। अब यूज़र को पता है कि मैंने इसमें फ़र्स्ट नेम लिखना है, सेव करें तो ये देखें आपके पास आ गया फर्स्ट नेम। यहाँ पर उमेर लिख दें, सबमिट करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सर सबमिट हो गया, भी कहाँ जाएगा? फ़िलहाल तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, हमने उसको बताया नहीं ना, जी सर। ना एक्शन में बताया, ना ही उसका मेथड बताया कि अच्छा मेथड अगर हम नहीं ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड उसका गेट होता है, ठीक है।
ये अक्सर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सर एक और मैसेज था डायलॉग वो क्या है? वो नहीं, फ़िलहाल उसको स्किप करते हैं। आपके पास सिर्फ मेथड, पोस्ट और गेट ज़्यादा यूज़ होता है, डायलॉग फिर कभी बात करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम, ठीक है। इसमें आपके पास अब इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, प्लेस होल्डर नेम हो गया, फर्स्ट नेम, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, लास्ट नेम। सेव करें तो ये देखें आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसको सबमिट कर दो। अच्छा, अब ये एक साथ ही आ रहा है, जी तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? inline इनलाइन एलिमेंट, ठीक है जी, ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में लास्ट नेम, तो क्या करेंगे? ब्रेक लाइन कहाँ पर? फर्स्ट नेम के पास यहाँ पर आप बी आर यूज़ कर लें, और यहाँ पर भी आप बी आर यूज़ कर लें, तो ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दो बार यूज़ करेंगे तो दो लाइन ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। सेव करें तो ये आपका फर्स्ट नेम, फिर वो स्टाइलिंग की मदद से विथ 100% कर दें आप। लेट्स सपोज स्टाइल विथ 100%, सेव करें तो ये 100% देखेंगे। सर जैसे नैप बार में हम लास्ट पे वो लाइन फिर लगा देते थे तो वो लाइन आती थी उसमें और वो सेपरेट हो जाते थे, वैसे ये नहीं सेपरेट होते? कौन से? नैप बार में जैसे लास्ट पे लाइन लगाते थे वो। अच्छा, ये भी हो जाएंगे। आप इसको इस तरह कर दें, ये हो जाएगा। बेसिकली ये तो वैसे ही सेपरेट है, आप ना भी इसको लिखें तो ये तब भी सेपरेट ही है, ठीक है। बस वो नेक्स्ट लाइन में दिखाने का है कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट। अगर इसको आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो HTML में undo कैसा था? HTML में मीन्स के मतलब वो कुछ ये गलती से जो लोग VS तो कोड। कंट्रोल Z अंडू के लिए हर जगह सेम। गलती से लेट सपोज आपने ए लिख दिया है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो गलती से लिखा गया, या मैं चेंज करना चाहता हूँ, पुराने में जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल Z प्रेस करें तो वो बैक चला जाएगा। डिव के अंदर फॉर्म ले आए और स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसको करें तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेबल था ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इस वजह से वो नहीं हो रहा था। ये आपका इनलाइन एलिमेंट है तो ये हो जाएगा समटाइम्स ये जो फॉर्म होता है ये पॉप अप हो गया था जी। मतलब कि वो प्रेस करते हैं ऑर्डर करते हैं तो वो फॉर्म एक न्यू फॉर्म ऊपर को आ जाता है जी, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये आपका सबमिट हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करें, इनपुट टाइप ईमेल कर दें और प्लेस होल्डर में ईमेल सेव करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है। अब देखें वो साथ साथ मुझे खुद से रिकमेंड भी कर रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम मुझे बता रहा है, लास्ट नेम में लास्ट नेम, और ईमेल पे क्लिक करें तो ईमेल का बता रहा है, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसके बाद ईमेल के बाद एक और चीज़ आ जाती है। लेट्स सपोज आप सर वो गूगल पे आपकी इंफॉर्मेशन सेव है इसलिए आ रहा है जी, अदरवाइज तो नहीं आएगा ना? अदरवाइज़ नहीं आएगा, अदरवाइज़ लास्ट जो भी आपने लिखा होगा वो आपको दिखाएगा। सर अगर हम चाहते हैं कि वो कोई भी नहीं दिखाए फिर गूगल से वैसे ख़त्म करते हैं इनिशियल लेवल पे सर वैसे भी ये टाइप ईमेल लिखा है, इस वजह से वहाँ पे ईमेल में इशू हुई है ना, जी। उसको पता चल गया कि ये ईमेल की जगह पे टेक्स्ट लिख दो कि नाम यहाँ पर अगर टैक्स लिखते तो नहीं ईमेल नहीं, अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं बेसिकली वो प्लेस होल्डर का भी गेट करता है फ़िलहाल जी, वो ना प्लेस होल्डर का भी गेट करता है, ठीक है। ओके जी, पासवर्ड और ये आपका पासवर्ड लिखा आ गया। फर्स्ट नेम करें, ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट। फर्स्ट नेम आपका मोहम्मद मैर अहमद, ईमेल आपकी abc@gmail.com कहते हैं। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन पासवर्ड ऐसे तो नहीं आता, तो डॉट डॉट आते हैं ना। तो अभी इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट
रखा था, ठीक है। अब आप क्या करें, इनपुट टाइप पासवर्ड अगर आप करें इसको, तो अब देखें ये सारी चीज़ें आ गई आपकी, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे देखें आपको ये आइकन भी आ गया। क्या पासवर्ड ईमेल जो हमारा होगा उसका पासवर्ड दिया जाता है या न्यू होता है? किस चीज़ का? साइन इन करने के लिए, साइन अप, साइन अप करने के लिए न्यू पासवर्ड लगाएंगे, अकाउंट क्रिएट करने के, लेट्स सपोज ये अकाउंट क्रिएट, होगा। ये अकाउंट क्रिएट होगा और जो आपने अकाउंट जिस ईमेल से क्रिएट किया है उसी ईमेल से आप साइन इन करेंगे। अब जब यहाँ पे देखें आपको ये भी चीज़ आ गई, तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है यूज़र नेम ये है और पासवर्ड आपका ये है। इसको सेव करेंगे तो ये मेरे अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इस वेबसाइट पर आऊँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल और पासवर्ड दे देगा वो बोला। अच्छा, यहाँ पे तो सारी चीज़ें आ रही हैं, हमने ये डाटा सर्वर में सर भेजना है। ये ईमेल में मेल लिखा था, हमने ईमेल लिखा था जी, उसमें यहाँ पर आपका ईमेल आएगा, @ का @ का होता है, ठीक है, ईमेल। अच्छा, यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल मैं भी करता हूँ, टाइप टेक्स्ट कर दिया मैंने, बटन और क्लोज करें, ये सारी चीज़ें आप इसको स्किप करें, मैं सिर्फ ABC लिख देता हूँ और पासवर्ड 1 2 3, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। हालांकि ईमेल ठीक नहीं थी। यहाँ पर आप रिक्वायर्ड ऑप्शन एक लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, कि ये लाजमी है। सेव करें दोबारा से, फर्स्ट नेम सारी चीज़ें छोड़ें, ABC पासवर्ड 1 2 3, साइन अप करें तो ये हो गया। हालांकि ईमेल नहीं मैंने ठीक लिखी। अब अगर मैं इसको टाइप ईमेल कर देता हूँ, ठीक है, सेव करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, अब भी मैं गलत लिखता हूँ, ठीक है, चेंज कर दें 1 2 3, इसको साइन अप करें तो अब देखें एरर दे रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस, ABC के ईमेल नहीं है, समटाइम जो रिक्वायर्ड होते हैं उनके साथ वो दैट स्टार लगा होता है, वो तो प्लेस होल्डर में आ जाता है ना आपका, लेट्स सपोज इस तरह, अब वो प्लेस होल्डर में ऐड कर देते हैं, जिस तरह ये आ गया या फिर जिस तरह इसमें है, तो ये प्लेस होल्डर में ही है। बेसिकली बस ये यूज़र को दिखाने के लिए है, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, ये यूज़र का एक्सपीरियंस है। नहीं जो होते हैं ना ये गवर्नमेंट के फॉर्म वगैरह जो है उनके ऊपर ही लिखा होता है, अंदर भी लिखा होता है लेकिन ऊपर भी उनका पैराग्राफ में सर उन्होंने लिखा होता है, स्टार भी उसके साथ रेड स्टार भी लगा होता है। तो आप कर सकते हैं, जिस तरह इसमें ऊपर लिखा हुआ है द फील्ड विद स्टार मार्क इज़ रिक्वायर्ड, आपका प्लेस होल्डर में भी आ गया, यहाँ पर ही फील्ड के साथ ही बिल्कुल, ठीक है। आप यहाँ पर भी लेबल लगाएं अब, ठीक है, लेबल 4, किसके लिए लेबल, यहाँ पर ना आप इसको कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट को यूनिक बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ID, तो आप यहाँ पर ID पास करेंगे, फर्स्ट नेम, ये लेबल आपका फर्स्ट नेम है और लाजमी है, ठीक है। और ये लेबल किसके लिए है, फर्स्ट नेम के लिए है, तो आप यहाँ पर ID पास करेंगे उसकी, 4 में ID, सेव करें, अपनी यहाँ पर है तो ये देखें, ये चीज़ लिखिए, जिस तरह बेसिकली ये आपका ये भी यही है, एंटर योर नेम, ठीक है। सर मतलब ये सिर्फ बता रहा है कि ये लाजमी है, अगर हम इसे फिल करें या ना करें फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हो जाएगा। कुछ जगह पे होता है ना कि फॉर्म सबमिट नहीं होता जब जी, तक इसको फिल ना करें। वो जावास्क्रिप्ट की वजह से। आप यहाँ पे भी देख लें, अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, यस सर, सबमिट हो जाएगा। आप अप्लाई नो करें तो ये आपको एरर देगा, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, आप फर्स्ट नेम लिख दें, लेट्स सपोज तुमैर कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर अप्लाई नो करें, अब आपको फादर नेम का पूछेगा, बड़ी बड़ी करके सारे पूछता है। 1 by 1 करके सारी पूछेगा, कंडीशन लगाइए ना। अब इसमें एक और चीज़, आपका 2 लफ्ज़ का कोई फर्स्ट नेम नहीं बनता है, सबसे स्मॉल जो है ना नेम, वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, लेटर्स के हिसाब से अली है, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स कम अज़ कम। तो अगर आप सिर्फ ये भी लिखें तो तब भी वो आपको कहेगा कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, तो इसमें ये कंडीशन भी लगी है कि कम से कम लेंथ भी इतनी हो कैरेक्टर्स की जी। तो ये सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट से है, ये भी जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें एक कलर वगैरह जो चेंज है ना, और ये इस पोजीशन पर आ रहा है,
टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये CSS की मदद से है। इसमें लिखा हुआ जो कुछ है ये HTML की मदद से है, ठीक है। तो सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका बटन है फेसबुक का, ठीक है। ये इस जगह पर है CSS की मदद से, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। स्टाइलिंग जो इसकी हुई है वो CSS की मदद से। इसमें जो लिखा हुआ जो आपको नज़र आ रहा है ये HTML है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और मज़ीद ये पॉपअप होकर आपको इस तरह का नज़र आ रहा है तो ये CSS है। सर ये चीज़ हमें कहीं से कोड मिला है? फेसबुक ने दिया, फेसबुक ने दिया ना? फेसबुक ने दिया। इसमें सर लिंक ऐड करते हैं इस बटन में, सिंपल Facebook का। आपका पेज बना होगा फेसबुक है ना, वो सिंपल आपने इसका कोड यहाँ पे करना है, वो फेसबुक ही आपको प्रोवाइड करता है। प्रोफाइल यूआरएल प्रोफाइल यूआरएल पेज यूआरएल आपका पेज का होता है। स्पेशल कोड होता है। अच्छा जी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा सारी चीज़ें ठीक है। अभी आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब हमने सर्वर को भी तो बताना है कि हम डाटा इस फील्ड का ये भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा नेम नेम जी। टाइप इसकी क्या होगी, टेक्स्ट टेक्स्ट है, मीन्स कि हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपके पास एक और इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप लेट सपोज एज कह दें कि अपनी एज लिखो। अब एज में ABC तो आती नहीं है, नंबर ही आएगा ना, बस आप ABC लिखें तो कुछ नहीं होगा, नंबर लिखेंगे तो नंबर लिखेंगे। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ भी देगा। आप इसको कम जाना चाहेंगे तो कम होगा, आप करेंगे तो ये आपको इंक्रीज़ हो डेट जाएगा। का भी होता है। इनपुट टाइप डेट भी होती है। आपके पास यहाँ पे इनपुट टाइप डेट, इसमें प्लेस होल्डर नहीं काम करता। सेव करें तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डेट की कोई भी डेट सेलेक्ट करें तो वो डेट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह टाइम का भी आता है, इनपुट टाइप टाइम, और ये आपके पास टाइम का आ रहा है, ठीक है। जेंडर का भी सर, रेडियो वो तो रेडियो है ना, टाइप तो नहीं ना जेंडर। इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। इसमें क्या होता है आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाती हैं एक फील्ड में, डेट भी और टाइम भी। ये देखें आपके पास डेट भी और टाइम भी एक साथ, इसमें ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग है और इसमें आपके पास एक साथ आ जाता है। जी क्लियर है। कोई रिक्वायर्ड करके जब आप फॉर्म को सबमिट कर रही हैं तो वो डाटा जो या फील्ड है वो लाजमी है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड बेसिकली रिक्वायर्ड ना हम करते नहीं हैं इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप कर लेना ईमेल abc@a और अगर आप इसको साइन अप करें तो ये साइन अप हो गया है, ठीक है। लेकिन ईमेल अभी भी वैलिड नहीं थी, रिक्वायर्ड तो लगा हुआ है लेकिन ईमेल वैलिड नहीं थी, तब भी वो सबमिट हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर हम जावास्क्रिप्ट से मैनेज करते हैं। आप जब तक 100% ईमेल ठीक नहीं लिखेंगे, मीन्स कि उसका फॉर्मेट, ईमेल तो कोई भी लिख सकता है ना, abc@abc.com कर दें तो वो वैलिड है, लेकिन फॉर्मेट वैलिड होना चाहिए लास्ट में। सर ये फिर वर्ड इधर लगाने का फायदा? सिंपल HTML वगैरह के लिए, जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है या कोडिंग नहीं आती है फ़िलहाल, दिखाने के लिए। इसमें मज़ीद चीज़ें हैं कि आप बाकी देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक्स वगैरह भी सेंड कर दूंगा साथ साथ। मिनिमम लेंथ है, ठीक है, कि कम से कम इतनी लेंथ लिखो। कंडीशन फिर वो जी जैसे ये भी 2 लेटर जी कम से कम लेंथ है, इसमें आएगा 3। वो नीचे मैसेज आता है। इसमें भी आपका ये रिक्वायर्ड में ही आएगा मैसेज ना, आप सिर्फ साइन अप करें तो वो आपको बता रहा है। सही स्टूडेंट प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। आप इसमें AS कर दें, साइन अप करें तो ये अब आपको बता रहा है। प्लीज़ लेंथन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर्स और मोर यू आर, ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ इसमें मैक्स लेंथ का भी आपको मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CNAC नंबर आप लिख रहे हैं
तो CNIC का तो कम से कम भी 13, ज़्यादा से ज़्यादा भी 13 है। तो आप उसमें फिर यही कंडीशन लगाएंगे, मिनिमम में भी 13 और मैक्सिमम में भी 13। ठीक है, अगर सिर्फ HTML CSS या PHP वगैरह के साथ करना है जिसको नहीं आती है, वरना ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से मदद मैनेज करते हैं। सर ये अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के रिक्वायर्ड ना लगाते हैं, जी, अगर रिक्वायर्ड ना लगाते हैं फिर क्या होना? साइन अप नेक्स्ट में चला गया ना। ये कंडीशन जो है ना, ये रिक्वायर्ड के साथ काम करेंगे। रिक्वायर्ड के साथ काम। जी क्लियर है इतना? Yes, sir. अगर आप यहाँ पर ही सिंपल इनपुट इस तरह बस करें ना, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें टाइप कौन कौन सी यूज़ होती हैं, बटन है, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल। फाइल से क्या होता है, फाइल अपलोड कर सकते हैं। हिडन से क्या होता है, आपको वो इनपुट फील्ड नज़र ही नहीं आती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डाटा रखा जाता है। जैसे वो सर्च में था, नजर नहीं था। नहीं वो नहीं, आपको ये फील्ड भी नहीं नज़र आएगी। ठीक है, ये करके दिखा दें एक बार। इनपुट टाइप सबमिट। इसमें ना आप जो भी डाटा लिखते हैं ना, Yes. लेट्स सपोज आप इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, वट एवर यू आर टाइपिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। इस वैल्यू में, वैल्यू एट्रीब्यूट में जो भी उसकी वैल्यू बनती है ना, वो ये चीज़ होती है। ठीक है, उसी तरह हिडन में आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप लेट्स सपोज कहते हैं इसको फॉर्म सबमिटिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट। ठीक है, वट एवर यू आर टाइपिंग, ये कर दें तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वो इनपुट फील्ड ही नज़र आएगी। लेकिन जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी कि इस जगह, या फिर आप कह दें यहाँ पर फॉर्म सबमिटिंग एट दिस टाइम, तो वो टाइम वहाँ पे चला जाएगा। अब ये टाइम आपका सिस्टम से मिल जाएगा आपको। कुछ भी ये जो वैल्यू होगी ये साथ स्टोर होगी ये वैल्यू ही स्टोर होती है, डेटाबेस में। हर फील्ड की वैल्यू ही स्टोर होती है। ठीक है, ठीक है लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर ABC लिख रहे हैं ना, जी। ABC कैपिटल में, तो ABC कैपिटल में यहाँ पर लिखा जा चुका है। ठीक है, अगर आप इसको रिफ़्रेश करें एक बार, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर ABCDEF कर देता हूँ। अब मैंने हार्ड कोड कर दिया वैल्यू में ना, कि ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हो। मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको वो नज़र आएगा लिखा हुआ, ये देखें ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो यहाँ से भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये तो वैसे आपको लिखा हुआ नज़र आना ही है ना, क्योंकि आपने कोड किया है, लेकिन वो यहाँ से भी ख़त्म हो गया है। अब जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो ब्लैंक जाएगा। कि बाकी साथ साथ चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की। आप कुछ भी लिख रहे हैं इस टाइम ना, हमने देखा इनपुट एक फील्ड है, उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, मीन्स कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, प्लेस होल्डर आपका क्या काम करता है, आपको दिखाता है कि इसमें क्या चीज़ लिखनी है। ठीक है, ID हमने दी फर्स्ट नेम किसके लिए, लेबल के लिए। अगर आप लेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ID छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपने इस एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी है स्पेशल तो फिर आप ID देंगे। ठीक है, मिनिमम लेंथ से क्या हुआ कि आप कम से कम इतनी लेंथ लिखेंगे। वैल्यू एट्रीब्यूट ये लाजमी होता है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखें तो ये तब भी काम कर रहा है। इस टाइम क्या होगा, आपने लेट्स सपोज यहाँ पे लिख दिया ABC। ठीक है, लिखा किसमें, फर्स्ट नेम में। इस फर्स्ट नेम फील्ड में वैल्यू एट्रीब्यूट में भी ये वाली वैल्यू लिखी गई है ABC। जैसे ही आप इस साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होता है। अगर अब वैल्यू जाएगी सर्वर में, किस नाम से जाएगी वो आप बताते हैं नेम में। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आप पास करते हैं नेम। नेम आपके पास लेट्स सपोज फर्स्ट नेम है, वैल्यू ABC। ठीक है, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना, सर्वर के पास दो चीज़ें जाएंगी, एक ये फर्स्ट नेम जाएगा और उसके साथ में वैल्यू जाएगी। तो इससे हम चेक करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर ईमेल है, तो यहाँ पे भी सेम उस तरह नेम ईमेल कह दें, वैल्यू में abc@gmail.com कह दें। अब जैसे साइन अप करेंगे
ईमेल और ये वाली वैल्यूज़ थी, ये सर्वर के पास जाएगी। सर वैल्यू हम ही जब आउटपुट में लिखेंगे? हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। सही। वो ऑटोमेटिकली हर फील्ड की वैल्यू में ऐड होती रहती है, लेकिन आपको नज़र नहीं आती है। ठीक है, कि वहाँ यूज़र की ईमेल आएगी, यहाँ पे वो जो भी लिखेगा वो सर्वर को डायरेक्टली दे देगा। वो सर्वर को जाएगा। ठीक है, बस ये नेम और वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लें कि नेम और वैल्यू ही सर्वर के पास जाती है। ठीक है, बाकी और कोई डाटा नहीं जा रहा, सर्वर को किसी और चीज़ से लेना देना ही नहीं है। सर्वर के पास दो डाटा जाएगा, एक नेम का डाटा, नेम में क्या है ईमेल, और वैल्यू का क्या डाटा है abc@gmail.com। तो email abc@gmail.com बनेगी। ठीक है, मतलब सेक्शन हो गया कि उधर नेम क्या उसने दिया और वैल्यू उसकी क्या दी है। हाँ, वैल्यू में उसने क्या लिखा है। जी, तो वो फिर जब उसके बाद डाटा आ जाएगा तो फिर वो चेक करेगा। ठीक है जी, और अगर सर हम वीडियो ना लगाए तो ये तो वैसे दिखाने के लिए था, मीन्स कि आप के फॉर्म में ना डेट की ज़रूरत है ना टाइम की ज़रूरत है, आप ये भी नहीं यूज़ करेंगे। आप यूज़र से एज नहीं पूछने, आप ये भी नहीं करेंगे। लॉगिन जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, ईमेल और पासवर्ड ही होता है ना, तो आप ईमेल और पासवर्ड बस पूछेंगे उससे। तो डिपेंड करता है फॉर्म क्या है। अब जिस तरह यहाँ पर आपके पास ये है एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म में जो चीज़ें लेनी थी हमने वो पूछी हैं। आपके पास ये कैलकुलेटर है, ज़कात कैलकुलेटर, आप ज़कात कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनपुट जो टाइप लगी हुई है वो नंबर लगी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ही ऐड करते हैं और एट दी एंड जाके यहाँ पर निसाब सिल्वर से लेना है या गोल्ड से लेना है। ठीक है, गोल्ड और करंट प्राइस ऑफ 1 तोला आप लिख देंगे तो वो भी नंबर में आता है। तो आप लेट सपोज 520 कर दें, कैलकुलेट 9 करें तो आपको यहाँ पर वो डाटा नज़र आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें इसमें और कोई चीज़ नहीं, इवेंट के इनपुट टाइप टेक्स्ट भी नहीं है, लेकिन पूरा फॉर्म बना हुआ है। डिपेंड करता है कि आपने डाटा क्या लेना है। लास्ट में जाके कहीं पे फुल नेम और व्हाट्सएप नंबर आप ये यूज़र से ले रहे हैं कि अगर आप हमारी व्हाट्सएप लिस्ट में सब्सक्राइब होना चाहते हैं, जिसके आपको इस्लामिक चीज़ें वगैरह मिलती रहें डेली बेस पर, तो आप यहाँ पे अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो चीज़ भी हो जाएगी। सर जैसे ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, पेपर हुए थे, वो भी सर ऐसा फॉर्म्स पे ही बने थे? फॉर्म्स भी बनता है, आपका जितना भी फॉर्म का डाटा है वो सारा फॉर्म्स पे ही बनता है, और यही इनपुट फील्ड ही है। ठीक है, इनपुट फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका ऑप्शन है ना ये वाला अप्लाई नो पे, ये रिलीजन, इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये इनपुट फील्ड नहीं है, ये आपका सिलेक्ट एलिमेंट है। ठीक है, टाइप सेलेक्ट नहीं टाइप नहीं, सिर्फ सिलेक्ट एलिमेंट है। सर ये सिलेक्ट से ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। सिलेक्ट से ड्रॉप डाउन आती है और उसके अंदर ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल करेंगे फिर। कंट्री में करते हैं, मतलब न्यू कंट्री पाकिस्तान, इतने से पूरे दुनिया की कंट्रीज की लिस्ट आएगी, तो सारे कंट्रीज की लिस्ट हम लिखते हैं, और भी ऐसे नहीं हो सकता है कुछ लिखे खुद ब खुद ही सारे कंट्रीज के नाम होते हैं। खुद ब खुद। अब बेसिकली ये जो चीज़ है ना सिलेक्ट कंट्री, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है, उस लाइब्रेरी वालों ने लिखा है। ठीक है, अगर आप खुद से लिखते तो फिर डेफिनेटली आप खुद इसको लिखते हैं, अगर आप खुद अपना बनाते तो। उसी के बाद अब फर्स्ट सेलेक्ट कंट्री आ रहा है, आप यहाँ पर लेट सपोज पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो अब ये देखें सिलेक्ट रीजन का आ गया, तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान के आएंगे। तो बेसिकली ये पीछे डाटा मौजूद है जो आपको नज़र आ रहा है, डाटा ना हो तो आपको नज़र नहीं आता है। ठीक है, सर अगर फील्ड में वैल्यू लिखी है और हम चाहते हैं कि डिलीट भी ना हो, परमानेंट रहे, तो वो कैसे करें? वैल्यू फील्ड में लिखी हुई है पॉसिबल, वो एक ये चीज़ है, आपके पास लेट सपोज ईमेल है, ईमेल में वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डिसेबल कर दें, सेव करें, डाटा तो मौजूद है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते होंगे, या फिर डिसेबल की जगह आप इसको रीड ओनली कर सकते हैं। रीड ओनली का भी यही मतलब है, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे वो फॉर्म्स पे नीचे आके सेव हो जाती है इंफॉर्मेशन वगैरह। जी वो जब नेक्स्ट पेज रीलोड होता है तो पहले सेव होती है। हाँ जी, हाँ जी, यानी तो बेसिकली वो इस तरह की चीज़ होती हैं।
सर ये वैल्यू आपने पीछे भी लिखी है और अगर यूज़र इनपुट करे तो सर्वर में क्या चीज़ है? यूज़र चेंज ही नहीं अब कर सकता। वैल्यू आपने पीछे लिखी ना, आपने यहाँ से कट कर दिया, आपने कहा कि वो ब्लैंक है। अभी तो ये सिर्फ रीड ओनली है ना, आप यहाँ पे इसको ख़त्म करें। अब आप इसको चेंज कर सकते होंगे, ठीक है। आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें तो अब वैल्यू ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है। अब वैल्यू ब्लैंक हो चुकी है, लेकिन अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो जो डाटा हमने वहाँ पे लिखा था कोड में वही आएगा। सर बूटस्ट्रैप की क्लास ले रहा था, नैब बार के बाद कैजुअल में जो हम इंजीन लेते हैं वो 100% मतलब वो फुल स्क्रीन पे आ रही थी जी, उसकी क्या है? उसकी विथ और हाइट 100% और हाइट वो तो जो अपने कॉपी किया था ना कोड, उसमें तो वेट ऑलरेडी दी हुई थी, वो भी 100% थी, फिर भी नहीं मेरे में हो रहा। आप चाह रहे हैं 100 स्क्रीन की पूरी हाइट के बराबर हो? नहीं, वो आ रही है। वो आ रही है, तो आप उसकी हाइट को मैनेज करें, हाइट ऑफ 400 पिक्सल्स करते हैं उस इमेज की हाइट ने ना, विथ 100% कर दें। फिर इसी वजह से वो नेक्स्ट जब साथ वाला जो क्लिक करते हैं वो नेक्स्ट इमेज में क्यों नहीं जा रहा था, इसी वजह से। नहीं, नेक्स्ट में तो जाना ही चाहिए, नेक्स्ट तो जाना ही चाहिए। बूटस्ट्रैप की आपने जीएस फाइल लिंक की है, फिर होना चाहिए। आप दिखा दीजिएगा, कोड में इशू होगा भाई। सर आपने कहा था कि अगर आप HTML को ब्राउज़र के शो करना चाहते हैं तो आप एंड आईडी और की दुनिया में, सर वो मैं लिखता हूँ तो जो क्लोजिंग टैग है ना वो डबल दो दफ़ा शो वो मेरे लेट्स सपोज इसके मेन के फॉरम है, ठीक है। आप एक पी एलिमेंट ले लें, पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर एंड लेस देन और H1 एंड GT ये ग्रेटर सेव करें तो यहाँ पर आपको यही नज़र आएगा। तो आप यहाँ पे भी H1 कर लें। अच्छा जी, तो वो फिर इस तरह बेसिकली आप ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ और ये चीज़ आप कर रहे हैं, ऐसे ही है। H1 के साथ कंटेंट में सर वो लेस देन के बाद यहाँ पर और यहाँ पर वो डबल आईडी की सर ये तो आपका मेरे ख्याल से H1 फिर हो जाएगा बस ऐसे तो इस पे वो तो हो ही जाना है। अगर ऐसे तुक्का लगा के मैंने किया वो नहीं रहा। सर एक और बात पूछनी, उससे बोल्ड किया था उससे के नहीं लगाने टैग सर ये बोल्ड नहीं हो रहे थे जी। ये जैसे जब बोल्ड किया था ना, जिसमें असाइनमेंट दी थी हमने, वैसे ये टैग्स बोल्ड नहीं हो रहे थे। ये वाले जी सर, बोल्ड वाला तो H1 बोल्ड हो रहा था और साइड में क्लोजिंग टैग जिसका था ना वो बोल्ड नहीं हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, पी एलिमेंट बी एलिमेंट, ठीक है, बोल्ड ले लिया एंड लेस देन और आप किसको भी पी कह दें बेशक, ठीक है, और एंड ग्रेटर देन, ये आपका बन गया। सेव करें तो ये आपका बोल्ड में आएगा। सर अगर हमने सारे का सारा कोड शेयर करना हो किसी के साथ, अब जैसे मुझे प्रॉब्लम आ रही मैंने आपको बताया था, वैसे तो स्क्रीनशॉट देकर सेंड कर दिया, लेकिन अगर सारा कोड शेयर करना हो वो कैसे करें? index.html भेज दें, वो ऊपर वाला कोड काम फाइल सेंड करते हैं पूरी फाइल सेंड कर दें। एक तो ये तरीका है। व्हाट्सएप पे। लेकिन तो WhatsApp। सर ब्राउज़र पे शो होगा ना, वो पीछे कोड तो नहीं शो Yes, sir, होगा। code। कोड क्या लिख रहा है, कोड में कहाँ लिख रहा है वो? index.html जो है फाइल उसी इंस्पेक्ट कर लेंगे। हम चीज़ तो वही कर रहे हैं, नहीं फाइल आप सेंड करें ना। लेट्स सपोज अब मैंने ये फाइल बनाई है index.html फॉर्म, मैं आपको शेयर कर दूँ, आपको भी तो ये चीज़ मिलनी है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो कोड तो ऐसे शेयर होता सर, है। हमने सबमिट किया था CMD करके तो जी भी होता है, दोबारा आप असाइनमेंट देंगे तो दोबारा CMD करिए आप। जी, अब आप न्यू डोमेन बनाएंगे, फिर न्यू ना नहीं उसी में करना न्यू बनाएंगे ना, वो उसी में करेंगे तो वो पुरानी असाइनमेंट ख़त्म हो जाएगी आपकी। जी वो डोमेन डाटा अपडेट हो जाता है ना, डाटा अपडेट हो जाता है फाइल्स अपडेट एक डोमेन में तो एक वेबसाइट फोल्डर में जाके CMD खोलेंगे तो उसी फोल्डर की हमें देगा। जी। सर वो सर्च में जब आप लिखते थे ना सर्च -h
वो लिस्ट देता था पूरी, तो उसमें सी नेम क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि सी नेम और चीज़ है। बेसिकली सी नेम होता क्या है, आप यहाँ पे CMD को रन करें, ठीक हो गया जी। एको, एको का मतलब है कि चीज़ बनाओ। उसमें एको भी नहीं आ रहा किसमें? लिस्ट में। तो ये बेसिकली सर्च की कमांड नहीं है, अच्छा ये ये सिंपल CMD की कमांड है। अच्छा अच्छा एको, अब देखें ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह का है, CLI बेस्ड है और GUI बेस्ड है। जी हम GUI यूज़ करते हैं। जी आपका ये जितना काम है ना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला, आप ये CLI की मदद से कर सकते हैं। आप सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, सी नेम, लेट्स सपोज आप यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट यानी करें, कि वो कमांड होती है वो फाइल बनाने के लिए। वो सिर्फ फाइल बनाने के लिए। जी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप सारी चीज़ें छोड़ें, सी नेम इस तरह ही जी एंटर करें तो ये सी नेम की फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, आप यही चीज़ इसको ख़त्म करें और एको, इसके अंदर क्या लिखना है, लेट्स सपोज abc.search.sh, ये लिखना कहाँ पे है, सी नेम में लिखना है। एंटर करें तो आपको अब यहाँ पर एक फ़ाइल मौजूद होगी सी नेम, और उसमें वो वाला डाटा लिखा होगा। ये देखिए सी नेम और ये डाटा abc.search. ठीक है, सर अगर डाटा जैसे आपने कहा था वर्टिकली भी कोई लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, तो माउस के अलावा क्या चीज़? एक लाइन है ना, उसको हॉरिजॉन्टली पूरे कोड को हॉरिजॉन्टली किसी टैग के अंदर ला हो सकता है। तब उसका शिफ्ट जो था शॉर्ट